नमस्कार दोस्तों। कल उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। कल सुबह से ही मतों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा और इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देश की भावी राजनीति को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम सबको पता है कि इस साल देश के नए राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। इसके अलावा राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में तमाम सदस्य रिटायर होंगे और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होगा। कुछ नॉमिनेट किए जाएंगे, कुछ को अलग अलग राज्यों से विधायकों के जरिए चुन के भेजा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी को आशातीत कामयाबी नहीं मिली तो इन चुनाव परिणामों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। माहौल काफ़ी गर्म है और एक तरह से हम कहें तो जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके अंदर भी और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वे भी काफ़ी बेचैन दिखाई दे रही हैं। अलग अलग कारण है। जो लोग सत्ता में हैं उनको लगता है कि सत्ता उनके हाथ से न खिसक जाए और सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है अलग अलग राज्यों में। जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको लग रहा था कि एक अच्छा मौका है और इस बार सत्ता में जो राजनीतिक दल हैं उनको शिकस्त दिया जा सकता है और विपक्ष का जो आत्मविश्वास था, विपक्ष की पार्टियों की जो एक ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद थी, उसके कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो कोरोना था। कोरोना के दौरान जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट लगभग पूरे देश में देखने को मिला था, उसके चलते अलग अलग राज्यों में जो पार्टियां विपक्ष में थीं उनको लगता था कि उन राज्यों की जनता जो कोरोना से पीड़ित थी, कोरोना के चलते अपने परिजनों को खोई थी, कोरोना के प्रभाव के चलते दवाई, ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल की मुश्किलों से जूझ के निकली थी, वह शायद इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ उठते। दूसरा सबसे बड़ा कारण महंगाई का है। महंगाई इस समय पूरे देश में जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। और अगर हम सरकारी आंकड़ों पर ही भरोसा करें तो फूड गारंटी स्कीम के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया गया है, उससे भी साबित हो रहा है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती गई है पिछले लगभग 2 वर्षों में और अमीर ज़्यादा अमीर हो गए हैं और गरीबों की हालत बद से बदतर हो गई है। इसके अलावा सरकारी विभागों में लाखों पद खाली बताए जा रहे हैं जिनको कि पिछले 2-3 वर्षों में भरा नहीं गया है। तो ये तमाम ऐसे कारण थे जिनको चलते कि विपक्षी पार्टियों को लगता था कि इन राज्यों में की जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। अभी तक जितने एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको लेके भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं इस समय उन एग्जिट पोल्स के नतीजों पर, उनकी ऑथेंटिसिटी पर, उनकी निष्पक्षता पर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। महज कुछ ही घंटे बाकी हैं और जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने आ जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। मैं बात करना चाहता हूँ उन बर्निंग इश्यूज पर एक बार फिर, जो कि हमारी नज़र में, हमारे जैसे तमाम सोचने वाले लोगों की नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के भविष्य के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश की जो विविधता है उसके लिए।
और उन मुद्दों पर एक बार फिर चर्चा करना जरूरी है। अगर हम शुरुआत करें उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से चुन के जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या भी कई राज्यों के को मिला दीजिए तो उनके बराबर है। आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको पिछले कुछ घंटों से ये डर सताने लगा है कि शायद वे इस बार भी सत्ता में वापसी से वंचित रह जाएं। उनका जो कॉन्फिडेंस है क्यों हिला दिखाई दे रहा है, क्यों सेकंड नज़र आ रहे हैं। और सत्तारूढ़ दल जो पहले दिन से दावा कर रहा है कि 300 पार, उसको उम्मीद है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता उसको अपना समर्थन देगी, उसको अपना जनादेश देगी और उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने का एक बार फिर उसको मौका मिलेगा। मेरी नज़र में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड प्लानिंग, सबसे ज़्यादा असर्टिव, सबसे ज़्यादा कोहेसिव और सबसे ज़्यादा हम कहें तो मेहनत करने में बाकी दलों की तुलना में बीजेपी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आगे रहा है। बीजेपी के अगर चुनावी मुद्दों पर अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने हर तरह के इशूज को लेकर जनता के बीच में कैंपेन करने की भरपूर कोशिश की। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, काशी विश्वनाथ धाम का मुद्दा हो या हिंदुओं के स्वाभिमान का मुद्दा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अग्रेसिव तरीके से और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरे कैंपेन में उठाती रही, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि वेलफेयर स्कीम्स के जो लाभार्थी रहे हैं पिछले 2 वर्षों में उनको अपने साथ जोड़े रखा जाए, उनको अपने साथ बनाए रखा जाए। और यही कारण है कि फूड गारंटी स्कीम के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना शुरू की गई थी जिसमें कि किसानों के खाते में सीधे पैसा डालने का काम हुआ, उन सभी योजनाओं के जो बेनिफिशियरी रहे, जो लाभार्थी रहे, उनको अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश की गई। और इतना ही नहीं हुआ, इसके अलावा अगर देखेंगे तो बीजेपी ने उन मुद्दों को भी उठाने में परहेज नहीं किया जिन मुद्दों को लेके विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर हमलावर थीं, खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। अब लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा मुद्दा था जिसके वजह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी और उस समय की जो बीएसपी की नेता थीं मायावती, जो आज भी बीएसपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने अपने पूरे अभियान के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को ही सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उठाया था और समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने एक नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। मुझे लगता है कि मायावती के पास उस समय इससे ज़्यादा मजबूत, इससे ज़्यादा वोट दिलाऊ और कोई नारा नहीं था और उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था के सवाल पर मायावती को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों का उनको समर्थन हासिल हुआ और उनको पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनी। उस राज्य में जहाँ की पिछले 14-15 साल से
पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही थी। तो मेरा मानना है कि बीजेपी ने इस चुनाव में भी, जहां उन्होंने अपने तमाम जो उनके पुराने मुद्दे रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हो, काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मुद्दा हो, इन मुद्दों को उठाया। जहां उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिशियरीज को याद दिलाया कि किस तरह से उनकी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार थी, कोरोना संकट के दौरान उनकी मदद में खड़ी रही। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी बहुत प्रमुखता से उठाया और समाजवादी पार्टी के ऊपर कानून व्यवस्था के सवाल पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी पर ये साबित आरोप लगाने की और साबित करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो आतंकी और असामाजिक तत्वों को प्रश्रय मिलता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की कि इस चुनाव में भी जिस तरह से पिछली सरकार ने कानून व्यवस्था पर नियंत्रण पाने में अब कामयाबी हासिल की है, उसी तरह से इस बार भी उनको जनादेश मिलना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको और बेहतर बनाया जा सके। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के इन मुद्दों पर कितना अपनी रजामंदी जाहिर की है, और उसी से कल के चुनाव परिणामों से इस बात की तस्दीक हो जाएगी, इसकी एक तरह से हम कहें रेटिफिकेशन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो देती है। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन, और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी, इन तीनों पार्टियों की तरफ से भी तमाम ऐसी बातें कही गई जो सुनने में, देखने में, पढ़ने में बहुत ही आकर्षक रहीं। और अगर सही मायने में वे जो चुनावी वायदे किए गए और उन चुनावी वायदों पर भरोसा करके उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर समाजवादी पार्टी, गठबंधन और बाकी विपक्षी पार्टियों को अगर समर्थन दिया तो शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम एग्जिट पोल्स में जिस तरह के प्रेडिक्शंस किए गए हैं उसके विपरीत भी दिखाई दें। अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला है वो हो चुका है, उसका परिणाम कल आना है और परिणाम के बाद ही तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किन मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो दिया। दूसरा जो सबसे चर्चित चुनाव रहा है वो पंजाब का रहा है। और पंजाब के चुनाव में जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ, अपने पैसे की ताकत के साथ, अपने सोशल मीडिया की ताकत के साथ, अपने उन तमाम हथकंडों के साथ चुनाव मैदान में थी, वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पूर्व की भांति इस बार भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक डिवाइडेड हाउस की तरह ही दिखाई दी। और पूरे कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एकदम असहाय, लाचार दिखाई दिया। और पंजाब चुनाव की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधे पर थी, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हों या वहाँ के निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हों या उनके पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हों, ये तीनों आपस में ही लड़ते रहे। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो अनुशासनहीनता अगर किसी ने किया तो खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। और बजाय कि एकजुट होकर एक इंटीग्रेटेड टीम के रूप में पंजाब में कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में वापसी के लिए वे कोशिश करते, वे अपना राजनीतिक एजेंडा ही सेट करते रहे, पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को ही शिकस्त देने में जुटे रहे। जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे तब तक वो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोले रहे और कैप्टन के हटते ही उसी दिन से उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वह चरणजीत सिंह चन्नी जिनको कि राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी ने बहुत उम्मीदों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पंजाब की बागडोर सौंपी थी और उनको उम्मीद थी कि दलितों की आबादी को देखते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना राजनीतिक तौर पर लाभकारी हो सकता है और विधानसभा के चुनाव में भी उसका ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। लेकिन उस पूरे गेम प्लान को अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया और ख़राब किया तो वह नवजोत सिंह सिद्धू थे। और पता नहीं क्या मजबूरी थी प्रियंका गांधी की कि बताया जाता है कि राहुल गांधी ने एक बार मन बना लिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू से मुक्ति पा लिया जाए, और जब वो चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी तो कहा जा रहा था कि शायद राहुल गांधी चाहते हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। लेकिन कहा यह भी जाता है कि प्रियंका गांधी के नवजोत सिंह सिद्धू सबसे ज़्यादा पसंदीदा है और प्रियंका गांधी ने ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बनाए रखा और उनके बार बार अनुशासनहीनता करने के बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस पर नज़र डालें तो लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी शायद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अब इसका भी खुलासा कल हो जाएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि कैप्टन अमरिंदर को हटा के जिस समझदारी से राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था और जिस राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए उन्होंने एक तरह से ट्रम्प कार्ड खेला था, उस ट्रम्प कार्ड को की हवा निकाल दी खुद उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने। और इसका निश्चित रूप से नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है पंजाब विधानसभा के चुनाव में। अब परिणाम चाहे जो हो, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी आपसी गुटबाजी की शिकार रही और इसका राजनीतिक लाभ सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने उठाया और उसके बाद अकाली बीएसपी गठबंधन ने उठाया। जहाँ तक रही बात गोवा की और उत्तराखंड की, तो गोवा में भी अगर चुनाव घोषणा के बाद जिस तरह की भगदड़ मची, वो सबसे ज़्यादा भगदड़ कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी के तमाम मजबूत जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर चले गए। कुछ लोग टीएमसी में चले गए, कुछ लोग बीजेपी में चले गए और उनकी एक ही शिकायत थी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय रहते उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को, उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का निराकरण नहीं करता है। इसलिए पार्टी इस समय दिशाहीन है, लीडरशिप हीन है। ऐसी पार्टी में रहने से कोई लाभ नहीं है। और एग्जिट पोल में तो बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगभग बराबर है, लेकिन जिस तरह का पैनिक रिएक्शन, जिस तरह का नी जर्क रिएक्शन कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है, उसको देख के लग रहा है कि शायद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के बस छूट जाए और बीजेपी जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करते के विधायकों को अपने साथ मिलाकर गोवा में एक बार फिर सरकार बना ले, जिस तरह से पिछली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और उत्तराखंड में भी जो जनाधार वाले नेता थे हरीश रावत, उनको चुनाव के दौरान इतना तंग किया गया कि हरीश रावत ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। वो कहा था कि वे राजनीति से ही संन्यास लेना चाहते हैं। बाद में नेतृत्व को थोड़ी समझ आई, कांग्रेस नेतृत्व को, और उन्होंने जिस व्यक्ति के जरिए हरीश रावत को तंग कराया जा रहा था उन्होंने थोड़ा उन पर लगाम लगाई और हरीश रावत को फ्री हैंड दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी, जो पहले माना जाता था कि उत्तराखंड में बीजेपी की इनस्टेबिलिटी के चलते, बीजेपी की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और पुअर गवर्नेंस के चलते कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में उत्तराखंड में खड़ी है, वह कांग्रेस पार्टी बजाय एक मजबूत विकल्प पेश करने के आपसी गुटबाजी में ही उलझ गई। और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अपने पुअर गवर्नेंस के चलते लोगों के बीच में नाराजगी का शिकार थी,
उसको फ़ायदा मिल गया कांग्रेस की इस गुटबाजी का, और वो लगभग लड़ाई में या तो बराबर आकर खड़ी हो गई है या कांग्रेस से 1-2 सीटें आगे बताई जा रही हैं कि उसको कल मिल सकती है। एक और सबसे मज़ेदार बात देखने को मिल रही है, और उसी से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव परिणाम आने के पहले ही अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए, तोड़ फोड़ से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर रख लिया है। आखिर ये डर किस लिए है? क्या उनको लगता है कि कांग्रेस के विधायक सबसे ज़्यादा आसानी से टूट जाएंगे, या सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चले जाएंगे, इसलिए वे कांग्रेस के अपने उन प्रत्याशियों को जिनको उम्मीद है कि शायद वे उसमें से कुछ लोग जीत कर विधायक बन जाएं, उनको पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच में रखे हुए। मणिपुर में भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है, और कांग्रेस के मुकाबले वहाँ जो बीजेपी की गठबंधन पार्टियाँ हैं वो बेहतर करने वाली हैं, जिस तरह का कि प्रेडिक्शन एग्जिट पोल से देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा जो सवाल कल के परिणामों के बाद एक तय होने जा रहा है कि क्या देश में सोशल वेलफेयर स्कीम्स के जो बेनिफिशियरी हैं वो एक नया तबका क्रिएट हो गया है वोट बैंक के रूप में, और वह तबका तमाम जातीय सांप्रदायिक समीकरणों को ध्वस्त करते हुए सत्तारूढ़ दलों के समर्थन में खड़ा है। जो लोग कि उनको फ्री राशन, फ्री भी बाकी चीज़ें मुहैया कराए हैं, या अब भी जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है, जो बेरोजगारी की बात की जाती है, जो महंगाई की बात की जाती है, जो आर्थिक और क्षेत्रीय पिछड़ेपन की बात की जाती है, वे मुद्दे रेलिवेंट हैं, और उन मुद्दों के आधार पर इन राज्यों की जनता ने अपना विधायक चुना है। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने एक बार फिर इन मुद्दों को रखा जाए और आपकी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाए। कल चुनाव परिणाम आ जाने के बाद फिर शाम को हम आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे, और मेरा जो भी विश्लेषण होगा चुनाव परिणामों के मद्देनज़र उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।